हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन रेफरेंस टू सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, एक बार फिर आपका स्वागत है साइज डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो हाँ, इस पे डिप्लोमा से और भी रिलेटेड टॉपिक्स और वीडियो आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन रेफरेंस टू सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो नंबर एक, वोल्टेज गेन ए वी, करंट गेन ए आई, पावर गेन ए पी और इनपुट इम्पीडेंस जेड आई, आउटपुट इम्पीडेंस जेड जीरो, रिफरेंस रिस्पॉन्स। और सातवां, बैंड विथ बी डब्ल्यू, एट गेन बैंड विथ प्रोडक्ट, नाइन डिस्टॉर्शन डी। तो आज सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के संदर्भ में महत्वपूर्ण पदों का विवरण निम्नवत है। वोल्टेज गेन, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज एवं इनपुट वोल्टेज के अनुपात को हम वोल्टेज गेन एवी कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था। हाँ, एवी इक्वल टू वी आउट बटे वी इन। यह एक यूनिट लेस मात्रक विहीन राशि है जिसे वीईएल अथवा डेसिबल में प्रदर्शित करने की प्रथा प्रचलित है। और हाँ, इसके बाद बात करते हैं करंट गेन ए आई की। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट करंट एवं इनपुट करंट के अनुपात को हम करंट गेन ए आई कहते हैं। इसकी भी सेम परिभाषा है, बट वहाँ पे क्या था, गेन था, वोल्टेज गेन था, यहाँ पे करंट है। हाँ, तो उसके अलावा ए आई इक्वल टू आई आउट बटी आई इन, यह भी मात्रक विहीन राशि है। और इसके आगे बात करते हैं पावर गेन एपी की। तो उस सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की आउटपुट पावर एवं इनपुट पावर के अनुपात को हम पावर गेन कहते हैं। एपी इक्वल टू पी आउट बटे पी इन। इसे भी हमें नहीं लगता कि आपको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर फिर भी एक बात बता दें, आउटपुट पावर एवं इनपुट पावर के अनुपात को, मतलब आउटपुट जो पावर आती है, आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ही पावर गेन कहते हैं। हाँ, तो ए पी इक्वल टू पी आउट बटे पी इन, यह भी मात्रक विहीन राशि। उपरोक्त समस्त गेन की वैल्यू जितनी अधिक हो उतना ही एम्पलीफायर अच्छा माना जाता है। क्योंकि वैल्यू अधिक कब होगी? जब पी आउट यानी कि आउटपुट अधिक होगा और इनपुट कम होगा तो वो ज़्यादा आएगी। अगर इनपुट, क्योंकि आउटपुट ऊपर होता है, इनपुट नीचे होता है, मतलब बटे में भाग दिया जाता है। तो अगर नीचे इनपुट अधिक होगा तो एम्पलीफायर वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इनपुट कम लो से आउटपुट अधिक तक। हाँ, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो इस पे आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। हाँ, इसके आगे बात करते हैं ए पी ए आई एवं ए वी को हम निम्नवत रिलेट कर सकते हैं। ए पी इक्वल टू ए वी ए आई। ए भी इसके पहले वाले में हमने सीधी मतलब बताया था। अब चौथी पॉइंट होती है इनपुट इम्पीडेंस जेड आई। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल के कुल प्रभावी इम्पीडेंस को हम इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं। सिंगल स्टेज में के इनपुट टर्मिनल के कुल प्रभावी इम्पीडेंस, जो इस पे कुछ प्रभावी इम्पीडेंस होते हैं, उसे हम इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं। इनपुट इम्पीडेंस का मान अधिक होना हितकर होता है। यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस भी अधिक होना चाहिए। तो जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, एक्स इक्वल टू रिएक्टेंस एक्स सी एक्स एल एक्स सी, और हाँ 2 पाई एफ एल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू एक्स एल इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसके बाद 1/2 पाई एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा एल इक्वल टू एक्स सी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वास्तविक एम्पलीफायर सर्किट में रेजिस्टेंस आर के अतिरिक्त कैपेसिटेंस सी एवं सर्किट बनाने में प्रयुक्त बायस का इंडक्टेंस भी होता है। अतः इस सर्किट में हम इम्पीडेंस जेड को निम्न समीकरण रखते हैं। जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं
आउटपुट इम्पीडेंस Z0 सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस टर्मिनल पर कुल प्रभावी इम्पीडेंस को हम आउटपुट इम्पीडेंस कहते हैं। जैसे इनपुट था उसी प्रकार से आउटपुट है। आउटपुट इम्पीडेंस का मान सूक्ष्म होना हितकर है, पर उसमें इनपुट इम्पीडेंस का मान अधिक होना हितकर था। इसमें आउटपुट इम्पीडेंस का मान सूक्ष्म होना हितकर है। इनपुट इम्पीडेंस का मान अधिक रखने का औचित्य यह है कि इनपुट पर आने वाले सिग्नल के छोटे छोटे मान को भी यह एम्पलीफायर सेंस करते हुए उसका प्रवर्धन कर सकता है। तो इसमें उसका जो इनपुट पर आने वाले सिग्नल के अगर इनपुट इम्पीडेंस का मान अधिक होता है तो इनपुट पर आने वाले सिग्नल के छोटे छोटे भी मान को सूक्ष्म मान के भी मान को एम्पलीफाई सेंस करके उसको एम्पलीफायर कर सकता है। तो दूसरी पॉइंट है, इसी प्रकार आउटपुट इम्पीडेंस का मान कम रखने का औचित्य यह है कि एम्पलीफायर द्वारा उत्पन्न प्रवर्धन वोल्टेज वी आउट के अनावश्यक ड्रॉप को कम किया जा सकता है। जो आउटपुट इम्पीडेंस के मान पे अगर मतलब कम आता है, मान कम रखते हैं, तो जो उसका वोल्टेज का जो अनावश्यक ड्रॉप होता है उसे हम कम किया जा सकता है। तो वी इन इक्वल टू आई जेड इन, आई आउट इक्वल टू वी आउट बटे Z0। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वास्तविक में एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है, जिसमें x अक्ष पर हम फ्रीक्वेंसी f को दर्शाते हैं तथा y अक्ष पर एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को दर्शाते AB को दर्शाते हैं। अब आगे बात करते हैं फिल्टर की। एक्टिव एंड पैसिव। फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में LP, HP, BP, BR और पैसिव में LP, HP, BP, BR। लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड रिजेक्ट। तो दर्शाए गए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के संदर्भ में हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का पोर्शन BC एक एम्पलीफायर की उस स्थिति को दर्शा रहा है जिसमें फ्रीक्वेंसी वास्तविक होने पर भी वोल्टेज गेन स्थिर बना रहता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का पोर्शन BC इस एम्पलीफायर की उस स्थिति को दर्शा रहा है। BC पोर्शन किस स्थिति को, जिसमें फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होने पर भी वोल्टेज गेन स्थिर बना रहता है। BC उस एम्पलीफायर की स्थिति को दर्शाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी परिवर्तित तो होती है पर उसका वोल्टेज गेन स्थिर बना रहता है। यह पोर्शन जितना विस्तृत होगा एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। अगर BC जितना विस्तृत होगा उतना ही एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी क्षमता उतनी अधिक होगी। नंबर 2 पॉइंट, किसी भी एम्पलीफायर की बैंडविड्थ की हम उस आवृत्ति रेंज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन स्थिर बना होता है। बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की बैंडविड्थ की हम उस आवृत्ति रेंज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन जो क्या हो, स्थिर बना रहे। बैंडविड्थ इक्वल टू FH माइनस FL। अब इसके आगे बात करते हैं बैंडविड्थ की परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि यदि आवृत्ति का मान FL से कम होता है अथवा FH से अधिक होता है तो दोनों ही अवस्थाओं में वोल्टेज गेन का मान घटता है। अगर FL कम हो या क्या इसका उल्टा FH अधिक हो तो उसमें वोल्टेज गेन का मान घटता है। और नंबर 4 पॉइंट है, इस वोल्टेज गेन घटाव को ध्यान में रखते हुए परिभाषित की गई 3 डेसिबल बैंडविड्थ को हम उस फ्रीक्वेंसी रेंज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें वोल्टेज गेन का मान अपने अधिकतम मान के 70.7% अथवा इससे अधिक रहता है। तो वोल्टेज गेन घटाव को ध्यान में रखते हुए, मतलब वोल्टेज गेन में जो घटाव हो रहा है 3
डेसिबल उसे कहते हैं डीबी मतलब डेसिबल बैंडविड्थ को हम उस फ्रीक्वेंसी रेंज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें वोल्टेज रेंज का मान अपने अधिकतम मान के 70.7% अथवा इससे अधिक रहता है, मतलब इससे कम ना हो। अब इसके बाद आते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। पूर्व में वर्ती फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के वाई एक्सिस में दर्शाए गए वोल्टेज गेन की वैल्यू ए बी एवं एक्स एक्सिस पर दर्शाए गए बैंडविड्थ के गुणनफल के गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कहते हैं। को गेन बैंडविड्थ मतलब किसको किसको वोल्टेज गेन की वैल्यू ए बी एवं जो वाई एक्सिस पे दर्शाई गई है और बैंडविड्थ जो किस पे दर्शाई गई एक्स एक्सिस पर, इनके गुणनफल के दोनों के गुणनफल को ए बी और बैंडविड्थ के गुणनफल को ही हम गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कहते हैं। इस पद का महत्व यह है कि यदि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का मान निश्चित कर दें उदाहरणस्वरूप के, तो समीकरण निम्नवत बनेगा ए बी इंटू बैंडविड्थ इक्वल टू के इज कांस्टेंट। हाँ, जैसे कि हमने लिया है उदाहरण स्वरूप यदि के इक्वल टू 6 मान ले तो ए बी इंटू बैंडविड्थ के निम्न विकल्प हो सकते हैं। ए बी का क्या क्या हो सकता है और बैंडविड्थ का क्या क्या हो सकता है, क्योंकि के 6 होना चाहिए। 3 इंटू 2 6 होगा, 2 इंटू 3 6 होगा, 6 इंटू 1 6 होगा, 1 इंटू 6 6 होगा। इसका मतलब इसके कितने मान विकल्प हो सकते हैं? 4। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि ए बी इक्वल टू के बाई बैंडविड्थ ओवर बैंडविड्थ इक्वल टू के बाई ए बी। ए बी इज proportional to 1 upon bandwidth over a bandwidth is proportional to 1 upon AB। एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन ए बी एंड बैंडविड्थ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अतः यदि वोल्टेज गेन को बढ़ाना है तो बैंडविड्थ को कम करना पड़ता है एवं यदि अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता है तो वोल्टेज गेन ए बी को कम करना पड़ता है। तब ये एक दूसरे के होते इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। इसके बाद बात करते हैं डिस्टॉर्शन की। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये है फिगर, इसे एनालिसिस कर लीजिए। उपरोक्त दर्शाए गए वेव फॉर्म जो हमने दिखाया अभी को फिगर ए को यदि एक एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल मान ले जिसका वोल्टेज गेन ए बी इक्वल टू 2, तो आउटपुट वेव फॉर्म को हम वेव फॉर्म बी के रूप में दर्शाते हैं। आसपास सतह की पीक टू पीक वोल्टेज पी वी पी पी की भिन्नता के अतिरिक्त दोनों ही वेव फॉर्म का स्वरूप एवं टाइम पीरियड समान है। यह एक आदर्श एम्पलीफायर का अनिवार्य लक्षण है। परंतु यदि इनपुट सिग्नल की तुलना में एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल विरूपित है तो इसे डिस्टॉर्शन इफेक्ट कहते हैं। सामान्य भाषा में डिस्टॉर्शन का अर्थ है कि विरूपण। विरूपण मतलब किसी को डिस्टॉर्शन। एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन की उपस्थिति एम्पलीफायर के आउटपुट पर नॉइस उत्पन्न करती है जो आउटपुट सिग्नल की क्वालिटी को गिरा सकती है। यानी कि जितना आउटपुट आना चाहिए उससे कम आया तो वही तो डिस्टॉर्शन है ना। डिस्टॉर्शन मतलब भिन्नता, कमी। अगर एक बार और इनपुट सिग्नल की तुलना में एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल विरूपित है मतलब उसका मतलब जितना आउटपुट आना चाहिए उतना नहीं है, तो इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद की वीडियो में मिलते हैं। लेकिन हाँ, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हाँ, उल्टा हो गया, बट कोई बात नहीं। डिप्लोमा के रिलेटेड हर एक टॉपिक की वीडियो आती रहेगी और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पसंद रहे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करिए जरूर। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।